नमस्कार, मैं डॉक्टर BL भट्ट। पुनः मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आप के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण और आजकल समय के अनुसार विशेष महत्व रखता है। आज का यह मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप अंत तक बने रहें, जिसमें आपको बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त होगी। इससे आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। जो खाद्य तेलों में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। फैटी एसिड या चर्बी जो कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसे कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने घर परिवार और अभिन्न मित्रों के साथ इसको शेयर करें और इसके बारे में जानें कि अपन कोलेस्ट्रॉल के बारे में और फैट और चर्बी के बारे में कैसे अपन क्या खावें, कितना खावें, कैसे इसको करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब फैट यानी कि फैटी एसिड या चर्बी, इसको अपन कैसे वर्गीकरण करेंगे। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो प्रकार के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है जो एनिमल ओरिजिन होता है। एनिमल का मतलब मीट, घी, चीज़, बटर और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इनसे जो मिलने वाला फैट है वो एनिमल ओरिजिन कहलाता है और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वापस दो तरह का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको वनस्पति या फिर हर्बल वनस्पति तेल वगैरह जो होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये वनस्पति फैट होता है, उसका ओरिजिन इससे होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें आपके जो तेल हैं वो ओलिव, ग्राउंडनट ऑयल, राइस, तिल का तेल, सरसों का तेल और ऑलिव इत्यादि, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। और पॉली अनसैचुरेटेड एसिड की बात करें तो सेफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर का मतलब कुसुम तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, सरसों तेल, मूंगफली, राइस ब्रांड इत्यादि, ये इस प्रकार के जो तेल होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं और उसमें आते हैं। अब मैंने पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में बात करी, जो कि एनिमल ओरिजिन होता है। उसमें आपको ओमेगा फैटी एसिड की मात्राएं कम होती है, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, अपवाद है, एग और फिश। हालांकि ये एनिमल ओरिजिन है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में गिना जाता है, लेकिन उसमें चीज़ें होती है एसेंशियल फैटी एसिड और ओमेगा 3 और 6, ये चीज़ें इसमें पाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। इसी प्रकार वेजिटेबल ओरिजिन में ट्री, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, हालांकि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में गिना जाता है, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह से अपवाद दोनों आपको मैंने बताए,
एनिमल ओरिजिन होते हुए गुण उसके पॉली अनसैचुरेटेड एसिड होते हैं एग और फिश में, और कोकोनट और पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब रही बात, आगे अपन बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो कहलाते हैं जो शरीर में नहीं बनते हैं और बाहर से लेने बनते हैं, क्योंकि इनमें शरीर की विभिन्न क्रियाओं में एसेंशियल फैटी एसिड का बड़ा महत्व है, जैसे हार्मोन बनाना, प्रोस्टाग्लैंडिन और काफ़ी सारी जो शरीर की क्रियाएं होती, इसमें इसका योगदान होता है। तो अपने को एसेंशियल फैटी एसिड खाने में बाहर से लेना होता है। तो इसमें एसेंशियल फैटी एसिड 3 तरह का माना जाता है, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एरेकिडोनिक। लेकिन लिनोलिक एसिड ही एक मुख्य एसेंशियल फैटी एसिड है। इसी से दोनों रूप आगे लिनोलिक और एरेकिडोनिक एसिड बनते हैं, जो आगे जाके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में इसका योगदान होता है। तो अपने को फैटी एसिड बाहर से खाद्य से लेना होता है, नहीं लेने पे शारीरिक कुछ क्रियाएं होती रुक जाती है, इसका इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहता है। अब रही बात, अपन बात करें खाद्य तेलों के बारे में। कई परिवार में एनिमल फैट, घी की जगह तिल्ली का तेल खाया जाता है, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। इसमें LDL लेवल को कन्वर्ट करके HDL में बनाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो ये कई परिवार के कंसेप्ट हैं, जैसे अपन सर्दी में ढोकले वगैरह इत्यादि बनाते हैं, तो उसमें कई परिवार तिल्ली का तेल यूज़ करते हैं और घी उसमें नहीं डालते हैं। तो ये देखा जाए तो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा है, ताकि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि तिल्ली की तेल में होता है, वो LDL को HDL में कन्वर्ट करने में सहायक होता है। और इसी प्रकार अपन तेल की बात करें तो कोई भी तेल हो, रिफाइंड तेल खाने से बचना चाहिए। कच्ची गाड़ी जो एक्सपेलर में निकलता है, और एक कोल्ड प्रेस मशीन जो आजकल आने लग गई है, उसमें निकाला हुआ तेल अपने को खाना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। उससे निकला हुआ तेल में जो जितने भी उसके घटक हैं, तेल के इंग्रेडिएंट हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं और सही रूप में मिल जाते हैं। वरना रिफाइंड तेल में क्या होता है कि केमिकल से इसको ट्रीटेड किया जाता है, तो उसकी जो बेसिक जो उसमें गुण होते हैं उस तेल के, वो बदल जाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रिफाइंड तेल खाने से बचना चाहिए। कच्ची गाड़ी और कोल्ड प्रेस से निकाला गया कोई भी ऑयल उसी को खाने में बढ़ावा देना चाहिए। ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। कौन सा खाद्य तेल अपने लिए ठीक है, किसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, किसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, किसमें ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है और कार्य करता है। इसका मैं तुलनात्मक आपको सारणी और विभिन्न प्रकार के तेलों में क्या क्या चीज़ पाई जाती है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको तालिका दूंगा, और उसका कंपैरेटिव पूरा चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेजूंगा। तो उसका आप अलग से आप अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से तेल में क्या होता है, अपने को क्या खाना चाहिए। अब रही बात तेल खाने वाली बात, तो मेरे हिसाब से सेफ्लावर ऑयल का मतलब कुसुम तेल, हालांकि ये बहुत महंगा है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी प्रकार सनफ्लावर ऑयल,
सोयाबीन, कॉर्न, सरसों, मूंगफली, इनमें अलग अलग परसेंटेज में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में काम करते हैं। फिर अपन देखें कि तेल, अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का अपने शरीर में क्या कार्य है उसके बारे में अपन बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन को बनाना, उसको जनरेट करना और उसको मेंटेन रखना। दूसरा, आपका ब्रेन में भी इसका, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है उनको भी ये न्यूट्रिशन देता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट की स्मूथ मसल्स होती है उसका भी न्यूट्रिशन ओमेगा 3 फैटी एसिड से होता है। इसी तरह से ओमेगा 6 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन बनाने में, उसको मेंटेन रखने में और ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्किन और हेयर और हार्मोन, विभिन्न प्रकार के हार्मोन जिसमें मुख्यतया प्रोस्टाग्लैंडिन और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। और एनर्जी, शरीर में एनर्जी मिलती है ओमेगा 6 फैटी एसिड के माध्यम से। इस तरह से अलग अलग तेलों में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको बताया। और ख़ास करके सरसों का तेल, सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये विभिन्न शरीर की क्रियाओं में काम करता है। रही बात, अब अपन बात करें कि तेल से स्टेबल तेल, हीट स्टेबल तेल, ऑयल, वो अगर बार उसको गर्म कर रहे हैं, कोई चीज़ उसमें तल रहे हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। वो मुख्य तेल हैं पाम ऑयल, तिल्ली का तेल, राइस ब्रैन, चावल का तेल और कॉटन सीड, कपास का तेल। इनमें क्या है, ये हीट स्टेबल अधिक माने जाते हैं ताकि उसकी जो गुणवत्ता होती है जो ज़्यादा गर्म होने पे नष्ट नहीं होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मार्केट में अपन देखते हैं बार बार पूरी कढ़ाई भर लेते हैं, गर्म करते हैं, समोसा कचौरियाँ सब निकालते रहते हैं और बार बार उसी तेल को यूज़ करते हैं। उस तेल में बनी हुई चीज़ों को अपनों को खाने से बचना चाहिए क्योंकि उसकी जो मेन गुणवत्ता होती है तेल की वो बार बार गर्म करने से नष्ट हो जाती है। जो मैंने आपको बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 9 फैटी एसिड, उसमें उसका रूप बदल जाता है तो वो शरीर में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो बार बार उबला हुआ तेल में बनी हुई चीज़ों को अपने को खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, बार बार गर्म होता है उससे और कार्सिनोजेनिक हो जाता है बार बार गर्म करने के बाद तेल का रूप। और दूसरा, आपकी हुई चीज़ खाने से एसिडिटी ज़्यादा होगी और एक परेशानी का सबक बन जाएगी। तो इस तरह से ये तेल के बारे में बताया। अब अपन कोलेस्ट्रॉल की बात करें जो कि मुख्य कारण है कोरोनरी हार्ट डिजीज का। तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में 4 रूप में मुख्यतया पाया जाता है, चाइलोमैक्रोन, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल। तो ये 4 रूप हुए, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। ट्राइग्लिसराइड के नाम से, लाइपोप्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। ये अगर मान लो ज़्यादा हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि एलडीएल जो ट्राइग्लिसराइड मैंने आपको बताया वो 50% उसका भाग टोटल कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि फैट के जो अंदर जम जाना धमनियों में और जम के उसको संकड़ा कर देता है और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाने से धमनियाँ संकड़ी हो जाती है। तो फिर एक कोरोनरी हार्ट डिजीज, जैसे आपने देखा होगा आजकल बीपी बढ़ा हुआ हो या नहीं बढ़ा हुआ हो
लेकिन कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक मात्रा में है, ज़्यादा लेवल है, तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने को कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल, विद इन नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए और उसको ध्यान रख के करना चाहिए। जो तेल मैंने बताए हैं आपको, मुख्यतया मेरे हिसाब से तेल सनफ्लावर और सरसों का तेल, ये रेगुलर खाने में काम में लेवें और बीच में बदल बदल के तेल काम में लें। कभी ग्राउंडनट ले लिया, कभी सोयाबीन खा लिया, कभी दूसरा तेल ले लिया, तिल्ली का तेल ले लिया। तो इस तरह से एक ही तेल के भरोसे नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल और सरसों का तेल कंटिन्यू हमेशा के लिए रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में दूसरे तेल जो मैंने आपको बताए वो भी खाते रहना चाहिए, ताकि हर तेल में अलग अलग कोई चीज़ होती है, उसमें मिल जाती है। इसी तरह से अपन बात करें खराब एलडीएल क्या है कि एक खराब लाइपोप्रोटीन जो आपको कार्डियक मसल, हार्ट के मसल से जो स्मूथ मसल है उनको नुकसान करता है, और उसको कम करने के लिए मोनो से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस तेल में होता है वो खाने से एचडीएल बढ़ता है। और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट कम खा करके आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस तेल में होता है उसको खाने से आपके एचडीएल लेवल बढ़ेगा और हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप अधिक मीठा वगैरह खाएंगे तो वो शरीर में जाके फैट ही बनाएगा और वहाँ जमता जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप मीठा यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम लेकर के मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ग्राउंडनट है, तिल्ली का तेल है, इनको ज़्यादा लें। मीठा कम खाएं, ज़रूरत पड़े तो खाना ही होता है, लेकिन ये आपको शरीर को प्रोटेक्ट कर लेगा। अब रही बात, अपन लेवल की बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल की, जिसमें एलडीएल का लेवल 100 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे हो और वीएलडीएल 150 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे हो और एचडीएल 50 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर होना चाहिए, ताकि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ मसल्स को प्रोटेक्ट करता है और कोरोनरी हार्ट डिजीज होने से बचाता है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे हो। ये आपको मैंने जो लेवल बताया उसमें मेंटेन रहे तो आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कम एनिमल फैट कम खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसमें चर्बी ज़्यादा होती है। तो आनुवांशिक कारण मतलब जेनेटिक कारण। इसमें क्या होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक एंजाइम होता है, उसकी कमी होती है। वो क्या करता है कि आपको हाई लिपिड इसमें होता है, अगर मान लो इसमें कम पाया गया, एब्सेंट हुआ, लिपिड लेवल ज़्यादा होगा और वो उसमें एसेंशियल फैटी एसिड बनाने में असमर्थ होगा, एलडीएल को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा एचडीएल में। तो ये अंदर क्या है कि धमनियों में जमता जाएगा और लिपिड लेवल बढ़ता जाएगा, इससे शरीर को नुकसान होता रहता है। इसी तरह से मैंने आपको एलडीएल के बारे में बताया। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कम से कम 50% होता है और अपन जैसे जांच कराएंगे तो 50% रोल इसका एलडीएल का होता है, तो वही आपके घातक है। दूसरा वीएलडीएल भी है, लेकिन 50% कवर एलडीएल ही करता है। और जितना एचडीएल ज़्यादा होगा 50 से ऊपर, तो हार्ट इसके लिए प्रोटेक्ट रहेगा। तो इनमें मैंने आपको बताया कि एलडीएल, खराब एलडीएल को कन्वर्ट करने के लिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर लेंगे
तो HDL बढ़ेगा और कार्बोहाइड्रेट की जगह मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सेवन करेंगे उस तेल का, तो यह आपको फ़ायदा करेगा। इस तरह से मैंने आपको इस बारे में पूरा जिक्र किया। और फिर भी अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मैंने आपको लेवल बताया उससे ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टर, फिजिशियन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लें और उस सलाह के अनुसार काम करें और अपना इलाज करावें। ये वैसे एटेरोवास्टेटिन और रोजुवास्टेटिन इस तरह के साल्ट आते हैं। वो कौन सा लेवल ज़्यादा है, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल, उसको देख के फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट सिलेक्शन करते हैं और उसके अनुसार वो टेबलेट लिखते हैं जो आपको दी जाती है। लेकिन मेरी सलाह है कि अपना इलाज खुद नहीं करें, ज़रूर अपने फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपकी पूरी जांच करा के सब व्यवस्थित देख करके फिर आपको कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए और कैसे आपको लेनी चाहिए उसके बारे में पूरा जानकारी दे के आपको देगा। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचा जा सकता है। ये मैंने आपको जानकारी फैटी एसिड, चर्बी। अब चर्बी कितनी खतरनाक है, आपको एक साधारण कहावत भी है कि दिमाग में चर्बी चढ़ गई क्या, मतलब कैसे उसको टोन से बोला जाता है, कहा जाता है, मतलब चर्बी कितनी घातक है ये आप इस कहावत से भी समझ सकते हैं। चर्बी आपको कहीं चढ़ गई है, जैसे तो हार्ट को ख़राब कर सकती है, ब्रेन को ख़राब कर सकती है और कोई ऑर्गन को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए चर्बी का लेवल भी विदिन नॉर्मल रहना चाहिए और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और ये बात ज़रूर है कि आजकल क्या है कि सीडेंट्री वर्क हो गया, कार्य वर्जिश वगैरह कम पड़ गई है और इस वजह से क्या है कि जितना अपन खाते हैं एनर्जी, जो फैट वगैरह वो बर्न नहीं होता, शरीर में काम नहीं आता। काम नहीं आएगा, बैठे रहेंगे तो वो जमता रहेगा, जमेगा तो फिर बाद में आपके विभिन्न ऑर्गन में जम जाएगा, धमनियों में जम जाएगा, तो वो नुकसान करता है। अगर आपने खाया, उसको वर्जिश करके काम करके उसको बर्न कर लिया तो ठीक है, लेकिन फिर भी लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है। अधिक सेवन करने से शरीर खराब ही होता है। ऐसे पुराने लोग कहते थे कि भूख मरने से आदमी नहीं मरता है, ज़्यादा खाने से जल्दी मरता है, क्योंकि शरीर को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। इस तरह से ये कुछ चीज़ें बताई गई है जो अपने लिए सटीक बैठती है। अतः ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और समय समय पे अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग जानकारी आप देता रहूँगा। और मेरे इस वीडियो को आप आत्मसात करें, देखें, पढ़ें और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को बताएं, ताकि एक गंभीर बीमारी से बचा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।